हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जेके एग्जाम्प्लीफाइड। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। अच्छे से पढ़ाई हो रही है, चीजें टारगेट वाइज मैनेज हो रही हैं, पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर पोर्शन। और इस लेक्चर में हम करेंगे पार्लियामेंट्री कमेटी से स्टार्ट और विल आल्सो स्टडी ग्रास रूट डेमोक्रेसी इंस्टीट्यूशंस, दैट इज पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज। ठीक है, सो फ्रेंड्स लेट्स मूव ऑन एंड पार्लियामेंट्री कमेटीज के बारे में पढ़ते हैं। सो पहली बात तो पार्लियामेंट्री कमेटीज बनती क्यों है। देखिए, इंडियन पार्लियामेंट जो है, इट्स मेन फंक्शन इज टू फॉर्म लेजिस्लेशन। अब पार्लियामेंट एज अ होल, पहली बात तो दे डोंट हैव इनफ टाइम टू डिबेट एंड डिस्कस एवरीथिंग। साल में 70-80 ऑड डेज द पार्लियामेंट सिट्स, और उसमें भी डिबेट्स आर मोस्टली पॉलिटिकल। सो जो पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं, वो पहली बात तो जब बिल प्रेजेंट करने से पहले या प्रेजेंट करने के बाद दे स्क्रूटिनाइज द बिल को अच्छे से उसकी जांच पड़ताल करते हैं कि उसमें क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या प्रोविजंस सही हैं, क्या क्या प्रोविजंस में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। और दूसरी चीज, दे आल्सो ब्रिंग टेक्निकल ओपिनियन टू द बिल। फॉर एग्जांपल, कोई बिल है अबाउट एग्रीकल्चर, सो उसके जो मेंबर्स होंगे दे विल एंगेज विद एक्सपर्ट्स फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। ठीक है, एग्रीकल्चर के जो एक्सपर्ट्स हैं, प्रोफेसर्स हैं इन एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, फार्मर्स से दे विल टॉक। ठीक है, सो जो एक्सपर्ट ओपिनियन है वो आएगा थ्रू पार्लियामेंट्री कमेटी। सेकेंडली, प्रॉपर डिस्कशंस होंगी एट अ टेक्निकल लेवल रादर देन एट पॉलिटिकल लेवल, जो ज्यादातर होता है इन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट्री कमेटीज हैं क्या? पार्लियामेंट्री कमेटीज वो कमेटीज हैं जिनको हम कह सकते हैं विच आर अपॉइंटेड बाय और इलेक्टेड बाय हाउस एंड अपॉइंटेड बाय चेयरमैन ऑफ राज्यसभा अगर वो राज्यसभा की कमेटी है, या फिर बाय स्पीकर अगर वो लोकसभा की कमेटी है। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये हो गया। सेकेंडली, इट वर्क्स अंडर डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। ठीक है, जो स्पीकर और चेयरमैन है वो जो डायरेक्शंस देंगे, वो जो रूल्स बनाएंगे, उसी के अकॉर्डिंगली पार्लियामेंट्री कमेटीज काम करती हैं। ओके, और तीसरी चीज ये, इसकी जो रिपोर्ट है दे प्रेजेंट इट टू द हाउस, हाउस को में प्रेजेंट करते हैं या फिर स्पीकर या चेयरमैन को। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। और चौथा, कि इनका जो सेक्रेटेरिएट है, जो स्टाफ है, इनका क्लरिकल स्टाफ है, सेक्रेटेरिएट स्टाफ है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, सो ये चार चीजें हैं थ्रू विच यू कैन ब्रॉडली डिफाइन पार्लियामेंट्री कमिटीज। ओके, अब पार्लियामेंट्री कमिटीज जो हैं दे आर ऑफ टू काइंड्स। एक है स्टैंडिंग कमिटीज और दूसरा है एडहॉक कमिटीज। अब स्टैंडिंग कमिटीज वो होती हैं जो परमानेंटली एग्जिस्ट करती हैं, या फिर एक साल के लिए एग्जिस्ट करती हैं परमानेंटली, पूरा साल वो एग्जिस्ट करेंगी, और उसके बाद फिर से उनको नया तरीके से बनाया जाएगा। और ब्रॉडली 5-6 हमारे पास स्टैंडिंग कमिटीज हैं। फाइनेंशियल कमेटी है, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग स्टैंडिंग कमेटी है, कमिटीज टू स्क्रूटिनाइज एंड कंट्रोल है, कमिटीज रिलेटेड टू डे बिजनेस ऑफ हाउस है, जिसमें जनरल पर्पस कमेटी आता है, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी आता है। ठीक है, हाउस कीपिंग कमेटी है। और हम इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कमिटीज हैं जहां से क्वेश्चन पूछना ज्यादा रेलिवेंट है वो डिस्कस करेंगे, और बाकियों के बारे में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपके पास टाइम हो तो यू शुड रीड देम ऑन योर ओन, बट अगर नहीं भी होगा सो आंसर क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ से ज्यादा है। और सेकंड इज एडहॉक कमिटीज। अब एडहॉक का मतलब ये दोज विच आर एस्टैब्लिश ऑन टेम्पररी बेसिस, इशू बेसिस पे, इशू टू इशू वो बनती हैं। और ये दो तरह की है। एक तो इंक्वायरी कमेटी है, जो किसी चीज में इंक्वायरी करने के लिए अगर बिठाई जाए तो वो इंक्वायरी कमेटी होगी। दूसरी है एडवाइजरी कमेटी, जो सपोज स्पीकर या चेयरमैन को एडवाइस चाहिए रिगार्डिंग अ बिल, या हाउस को एक एडवाइस चाहिए रिगार्डिंग अ बिल, तो वो कमेटी बिठाई जाएगी। यानी कि दे हैव अ पर्पस फॉर एस्टैब्लिशमेंट, वो परमानेंट नहीं है। इंक्वायरी कमेटी जो है, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय, या तो मेंबर्स इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं या फिर चेयरमैन या स्पीकर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सब चीज है। और किसी एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पे आपको इंक्वायरी करने के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है, दूसरा है एडवाइजरी कमेटी। ये सिलेक्ट कमिटीज भी हो सकती है, ज्वाइंट कमिटीज भी हो सकती हैं ऑन बिल्स। सपोज कोई बिल पार्लियामेंट में आया है, उसके रिगार्डिंग पार्लियामेंट एक एडवाइजरी कमेटी बनाएगा, जिसमें वो डिस्कस करेंगे कि इस बिल में क्या क्या चीजें एडिशन हो सकती हैं। उनको स्पेसिफिकली बताया जाएगा कि किस इशू पे आपको स्ट्रेस करना है। और ये या तो सिलेक्ट एक पर्टिकुलर हाउस की होगी, या ज्वाइंट भी हो सकती है, दोनों हाउस की भी हो सकती है। ठीक है, सिलेक्ट और ज्वाइंट कमेटी का यहाँ पे ये मतलब है।
अब प्रोसीजर जो है कि वो किस तरह से बिल को स्क्रूटिनाइज करेंगे, क्या क्या बिल में चेक होगा, क्या प्रोसेस फॉलो होगा, दैट इज डिसाइडेड बाय स्पीकर या चेयरमैन। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। अब एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हाउस के पास ये डिस्क्रिप्शन है कि वो सिलेक्ट कमेटी यानी कि उस पर्टिकुलर हाउस की कमेटी पे बिठा सकते हैं अबाउट द बिल, या फिर जॉइंट कमेटी में भी बिठा सकते हैं। जॉइंट कमेटी में तब भेजेंगे जब पहले हाउस में एक मोशन पास होगा दैट दिस बिल शुड गो टू द जॉइंट कमेटी, और फिर वो सेकंड हाउस के पास जाएगा एंड सेकंड हाउस से पूछा जाएगा कि आपको नॉमिनेट कर रहे हैं मेंबर्स फॉर जॉइंट कमेटी। ठीक है, सो ये था अबाउट एडहॉक कमिटीज। अब इम्पोर्टेंट जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो इनमें है वो फाइनेंशियल कमिटीज हैं, ऑब्वियसली एज नेम सजेस्ट, जो फाइनेंसेस के बारे में डिस्कस करती हैं। तो अब इनका कंपैरेटिव एनालिसिस पहले कर लेते हैं अबाउट तीन इंपॉर्टेंट है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, एस्टिमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। ठीक है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो है पहली बार 1921 में बनाई गई थी अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। ठीक है, और जो सिमिलरली एस्टिमेट्स कमेटी है वो 1964 में बनाई गई थी, और इसकी रिकमेंडेशन की थी कृष्ण मेनन कमेटी ने। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बार भी देखा हमने नरेश चंद्र कमेटी पे क्वेश्चन पूछा था जो काफी पहले बनी थी, तो यू नेवर नो कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मेंबर्स की बात करते हैं तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के 22 मेंबर्स हैं, दोनों लोकसभा और राज्यसभा की रिप्रेजेंटेशन है, जिसमें 15 लोकसभा से हैं और 7 राज्यसभा से हैं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और एस्टिमेट्स कमेटी के 30 मेंबर्स हैं और सभी लोकसभा से हैं। ये इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेट्स कमेटी जो एस्टिमेट करेगी कि बजट में कितने पैसे जाने चाहिए, वो सही तरह से जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, उसके जो मेंबर्स हैं दे आर ऑल फ्रॉम लोकसभा। ओरिजिनली इसके 25 मेंबर्स थे, बट 1956 में इंक्रीज करके 30 कर दिए गए। राज्यसभा की कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ऐसे ही जो कंपैरेटिव एनालिसिस है वहां पे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बस ज्यादा होने चाहिए। ठीक है, सिमिलरली जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स है उसके 22 मेंबर्स हैं, जिसमें से 15 जो हैं दे आर फ्रॉम लोकसभा, और 5 और 7 आर फ्रॉम राज्यसभा। ठीक है, ओरिजिनली इसके भी 15 मेंबर्स थे। अब तीनों का जो वोटिंग क्राइटेरिया है, दे आर इलेक्टेड फ्रॉम द हाउस, और उसका जो मैकेनिज्म है दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जो मैंने ये मेंशन किया है यहाँ पे, हमने डिस्कस किया था ड्यूरिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यूज होता है। और कहाँ कहाँ यूज होता है, सॉरी, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भी यूज होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन में भी यूज होता है। ओके, सो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। देन जो टर्म है, तीनों की टर्म इज 1 ईयर। ये आपको एक और चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, और तीनों में नो मिनिस्टर इज देयर। तीनों में कोई मिनिस्टर नहीं मेंबर है, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताना चाहिए। और चेयरमैन जो है पहली का पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इज अपॉइंटेड बाय स्पीकर। ठीक है, और एक कन्वेंशन बन चुकी है यहाँ पे कि चेयरमैन जो है वो दैट इज फ्रॉम अपोजिशन। ठीक है, कन्वेंशन का मतलब जो कोई कहीं लिखा नहीं गया, नदर इन कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही रूल्स ऑफ प्रोसीजर में या कहीं और, बट एज अ प्रैक्टिस, एज अ ट्रेडिशन ये चलता आ रहा है। ठीक है, और जो चेयरमैन ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी है दैट इज आल्सो अपॉइंटेड बाय स्पीकर, ऑब्वियसली क्योंकि वहां पे राज्यसभा से मेंबर ही नहीं है, और ये हमेशा रूलिंग पार्टी से होता है। थर्डली, चेयरमैन ऑफ कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स इज आल्सो अपॉइंटेड बाय स्पीकर, और चेयरमैन कांट बी फ्रॉम राज्यसभा। ये फैक्ट्स आई फील इस पूरे में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहीं से, जो ट्रिकी क्वेश्चन फंसा सकते हैं आपको, वो यहीं से है। अब इन कमिटीज के फंक्शंस देख लेते हैं। पहले तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के फंक्शंस अगर हम देखें, सो पब्लिक अकाउंट कमेटी का जो प्राइम फंक्शन है वो है टू स्क्रूटिनाइज, टू एग्जामिन द रिपोर्ट ऑफ सीएजी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो रिपोर्ट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट के सामने, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का सबसे प्राइम फंक्शन है कि जो पैसा सरकार खर्च रही है वो सही तरीके से हो रहा है नहीं हो रहा, जिस पर्पस के लिए वो पैसा दिया गया था वहां पे वो जा रहा है या नहीं जा रहा, ये उनका प्राइम फंक्शन है। और उनकी जो रिपोर्ट है वो पार्लियामेंट्री पब्लिक अकाउंट्स कमेटी स्क्रूटनाइज करती है, एग्जामिन करती है, और स्क्रूटनाइज इस तरह से करती है कि दे लुक एट कि इकोनॉमी कहाँ जा रही है, इकोनॉमी में ट्रेंड्स कैसे आ रहे हैं, फ्यूचर में इकोनॉमी की हालत क्या हो सकती है। फॉर एग्जांपल मेजर पैरामीटर्स लाइक इन्फ्लेशन, जीडीपी ग्रोथ रेट,
इन सबको वो कंसिडर करते हैं, और किस तरह से जो एक्सपेंडिचर है उसमें वेस्टेज कम किया जाए ताकि फिस्कल डेफिसिट जैसे पैरामीटर्स कम हो। ठीक है, सो ये इनका इंपॉर्टेंट काम है। और ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट और फाइनेंस अकाउंट्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएशन अकाउंट जो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो अकाउंट है जहां जहां से पैसा निकाला जाता है। ठीक है, वो यूनियन गवर्नमेंट का जो है, और कोई सपोज रोल उनको दिया गया है बाय लोकसभा, वो उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और इनको कुछ चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ती हैं, क्राइटेरिया कुछ सेटिस्फाई करना पड़ता है, दैट इज कि मनी जो है वो लीगल सोर्सेज से आ रही है या नहीं आ रही है जो खर्च रही है सरकार। एक्सपेंडिचर जो है वो एक ऑथोराइज होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर आपको निकालना है, हमने पढ़ा था कि उसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल चाहिए होता है। सो इट हैज टू इंश्योर कि उतना ही पैसा जितना पार्लियामेंट ने अप्रूव किया हुआ है, और जो रूल्स पार्लियामेंट ने बनाए हुए हैं, एग्जीक्यूटिव ने बनाए हुए हैं, वो फॉलो हों। और स्टेट कॉर्पोरेशन, पीएसयूज, ट्रेडिंग हाउसेस जो हैं, और ऑटोनोमस बॉडीज, फॉर एग्जांपल यूपीएससी, जेकेपीएससी, इनके जो खर्चे हैं, दे आर आल्सो स्क्रूटिनाइज्ड बाय पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ठीक है, और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पूरे काम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल एक्ट्स एज गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसोफर ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आदत रही है अक्सर स्टेट बीसीएस की पूछने की, दे कैन आस्क यू कि CAG acts as guide, friend and philosopher of which committee? Estimates committee, public accounts committee. Answer would be public accounts committee. ठीक है। और फ्रेंड्स एक और चीज कि जैसे ही हमारा पॉलिटिकल क्रैश कोर्स खत्म होगा, तो ये जो पीडीएफ है, ये जो स्लाइड्स हैं, मैं अपलोड कर दूंगा। सो डोंट यू वरी अगर आपको लग रहा है कि चीजें तेज जा रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। सो ये पूरी स्लाइड्स आई विल अपलोड इट, और यू कैन इजीली रिवाइज फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। ठीक है, दूसरा जो है दैट इज एस्टिमेट्स कमेटी। सो एस्टिमेट्स कमेटी का क्या मतलब है? दे ये चेक करते हैं, एग्जामिन करते हैं एस्टिमेट्स जो बजट में दिए जाते हैं। बजट में कई तरह के एस्टिमेट्स दिए जाते हैं कि अगले साल का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा, पिछले साल का जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रहा, अगले साल खर्चा कितना होगा, अगले साल सरकार पैसा कमाएगी कितना। इन सब एस्टिमेट्स को चेक करना, और उसके बाद ये सजेस्ट करना कि ओके किस तरह से आप एक्सपेंडिचर करें टू मीट दिस एस्टिमेट्स। और ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज प्रेजेंट करते हैं टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेशन। ऑस्टेरिटी मेजर्स ला सकते हैं, सरकार को बोल सकते हैं कि थोड़ा कम खर्चिए, आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम कीजिए अपना। और ये जो एस्टिमेट्स हैं, दे आर आल्सो ऑब्वियसली प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट इन द फॉर्म ऑफ बजट। दे आर आल्सो एनालाइज कि ये जो प्रेजेंट किए जा रहे हैं वो किस तरह से प्रेजेंट किए जाए। पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है, जो कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स कंसीडर करती है, वो इसके पर्व्यू से बाहर है, इसकी जुरिस्डिक्शन से बाहर है। दिस इज इंपॉर्टेंट। और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि पूरे साल के एस्टिमेट्स करना। इसकी वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो पार्लियामेंट को बोलेगा कि बजट के आप कीजिए, और उसके बाद में पार्लियामेंट को स्पेसिफिक चीजें बोलते हैं कि ओके ये एस्टिमेट्स चेक कीजिए। और इसको कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमीशन भी कमेटी भी कहा जाता है। दिस इज इंपॉर्टेंट। कॉन्टिन्यूस इकोनॉमिक कमेटी किसे कहा जाता है? टू एस्टिमेट्स कमेटी। अब तीसरा जो है कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। पब्लिक अंडरटेकिंग्स इंक्लूड पीएसयूज। ठीक है, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो है, इट एग्जामिन्स रिपोर्ट्स एंड अकाउंट्स ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, और उनके ऊपर जो सीएजी की रिपोर्ट्स है, क्योंकि सीएजी जो है वो पीएसयूज के बारे में भी रिपोर्ट अपनी सबमिट करता है। ठीक है, और उससे दे ट्राई टू चेक कि इफ दे आर मैनेज्ड वेल और नॉट, उनकी मैनेजमेंट में कोई गड़बड़ है या नहीं है। ठीक है, उनकी ग्रोथ कैसी जा रही है, फ्यूचर में उनका ग्रोथ सस्टेनेबल होगा या नहीं होगा। और अगर स्पीकर चाहे तो उनको कोई और काम भी दे सकता है रिगार्डिंग पीएसयूज, जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और एस्टिमेट्स कमेटी नहीं कर रहे। सो ये दो तीन चीजें इसके बारे में जानना इंपॉर्टेंट थी। फाइनेंस कमेटी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें सबसे एक फंक्शन आपको ऊपर ऊपर ये जो पॉइंट है, कंपैरेटिव पॉइंट्स जो हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि इसमें कितने मेंबर्स हैं, कब सेटअप हुआ था, मिनिस्टर कहाँ है कहाँ नहीं है, कितनी देर की टर्म होती है, चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब कुछ और इंपॉर्टेंट कमिटीज देख लेते हैं। सब नहीं पढ़ेंगे, मैंने पहले आपको बताया, जो मुझे लगता है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा रेलिवेंट है, वो हम पढ़ेंगे। पहला है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का मतलब हुआ वो परमानेंट कमिटीज
जो एक डिपार्टमेंट के एक मिनिस्ट्री में बनाई जाती है। फॉर एग्जाम्पल फाइनेंस मिनिस्ट्री में रेवेन्यू के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी होगी, ठीक है, एक स्टैंडिंग कमेटी है डिसइन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, ठीक है। और इनका काम क्या है कि इनको जो भी पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट एक मिनिस्ट्री दी गई है उसके रिलेटेड जो अफेयर्स इनके पास हैं उसको एग्जामिन करना। ये पूरा एज अ होल एक्सपेंडिचर नहीं देखते, बट ये उस पर्टिकुलर मिनिस्ट्री का अफेयर्स को स्क्रूटिनाइज करते हैं, ओवरसी करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब 24 स्टैंडिंग कमेटीज हमारे पास इस टाइम पे हैं, जिसमें से 8 राज्यसभा के अंदर हैं और 16 लोकसभा के अंदर हैं। ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और हर एक कमेटी के 31 मेंबर्स हैं, जिसमें से 21 जो हैं वो लोकसभा में है और स्पीकर नॉमिनेट करते हैं, और 10 जो हैं वो राज्यसभा में है और चेयरमैन को नॉमिनेट करते हैं। इनमें भी मिनिस्टर्स आर नॉट एलिजिबल। मैंने बताया कि कौन एलिजिबल है कौन नहीं है, वो इंपॉर्टेंट है। और इनका टर्म 1 साल का है, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो यही 3-4 चीजें हैं इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव इनका है कि अकाउंटेबिलिटी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव दैट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू पार्लियामेंट, और स्पेसिफिकली फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, जो पैसा उनको मिल रहा है खर्च रहा है प्रॉपरली यूटिलाइज हो, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स पब्लिक मनी, ठीक है। और फंक्शन क्या है, डिमांड फॉर ग्रांट्स को कंसीडर करना, एनुअल रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री को का बनाना या उसको स्क्रूटिनाइज करना, बिल्स जो एक मिनिस्ट्री बना रही है उसको उसको प्रॉपरली स्क्रूटिनाइज करना कि इसमें क्या चीजें सही हैं क्या गलत हैं, क्या ऐड किया जा सकता है, जो ऑब्जेक्टिव है वो मीट हो रहा है नहीं हो रहा, ऑब्जेक्टिव जरूरी भी है या नहीं है, ठीक है। सो ये सब इसके फंक्शन हैं। अब बहुत सारी बनी हुई है, रेलवे के रिगार्डिंग स्टैंडिंग कमेटी है, ठीक है। सिमिलरली रेवेन्यू के रिलेटेड एक स्टैंडिंग कमेटीज हैं। दे वोंट आस्क यू कि कौन सी कमेटी रेलवेज के रिलेटेड जो कमेटी है उसका नाम क्या है। पूछ सकते हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज के कितने मेंबर्स हैं, लोकसभा से कौन नॉमिनेट करता है, कितने मेंबर्स हैं, इस तरह की चीजें आपको याद रहनी चाहिए। ओके, तो एक और कमेटी, कमेटी ऑन पिटिशंस। पिटिशंस जो हैं दे आर बाय मेंबर्स ऑन पर्टिकुलर बिल्स, कि बिल को सपोज चैलेंज करते हैं, बिल में चेंज चाहिए कोई, ठीक है, और उसके लिए पिटिशंस कमेटी बनाई गई। तो इसमें है एग्जामिन्स पिटिशंस ऑन बिल, बिल के रिगार्डिंग जो पिटिशंस आ रही है उनको एग्जामिन करती हैं, और अदर मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। ब्रॉड साइज गैम्बिट है। लोकसभा में जो कमेटी है दोनों हाउसेस के लिए अलग है, ये चीज याद रखिएगा। लोकसभा में 15 मेंबर्स हैं और राज्यसभा में 10 मेंबर्स हैं, यानी कि रिस्पेक्टिव हाउस, एक हाउस की जो कमेटी है जो बिल्स आएंगे उसको उस हाउस की कमेटी ओवरसी करेगी, स्क्रूटिनाइज करेगी, एग्जामिन करेगी, और 15 मेंबर्स इसके लोकसभा में है और 10 मेंबर्स राज्यसभा में है। कमेटी ऑन प्रिविलेजेस। प्रिविलेजेस हमने पढ़ा कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस जो हैं वो एज कलेक्टिव एज टू ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट भी है, और इंडिविजुअली टू इंडिविजुअल मेंबर्स भी है। और ये एग्जामिन करती है कि केसेस ऑफ ब्रीच ऑफ प्रिविलेजेस ऑफ हाउस एंड इट्स मेंबर, और रिकमेंड करती है अप्रोप्रिएट एक्शन, ठीक है, यानी कि क्वासी जुडिशियल प्रोसेस आप कह सकते हैं। ओके, और इसमें भी 15 मेंबर्स लोकसभा की कमेटी में है और 10 मेंबर राज्यसभा की कमेटी में है। और कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, आएगा तो यहीं से आएगा। एथिक्स कमेटी सिर्फ ये काम है कि कोड ऑफ कंडक्ट एमपीज पे एनफोर्स करना। एमपीज जो हैं दे आर बाउंड बाय कोड ऑफ कंडक्ट, उनको कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजरल जो है वो फॉलो करने पड़ते हैं, कुछ एथिकल कोड फॉलो करने पड़ते हैं। और एथिक्स कमेटी का ये काम है कि वो इंश्योर करे कि जो एथिक्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट हैं, दे आर एनफोर्स्ड ऑन एमपीज। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी बेसिकली जो हाउस का बिजनेस है, कि कौन सा बिल प्रेजेंट हो रहा है, किस मेंबर को कितना टाइम मिलेगा, किस डिस्कशन के लिए कितना टाइम होगा, नेक्स्ट हाउस में कितने घंटे बैठना है, कोई स्पेशल सपोज क्वेश्चन और है तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है उनको कितना टाइम देना है, ये सब जो चीजें हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में की जाती हैं। और इसके लोकसभा में 15 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 11 मेंबर हैं। ये चीज याद रखिएगा, एक डिफरेंट पॉइंट जो आपको दिख रहा है यहाँ पे कि राज्यसभा में 11 मेंबर्स हैं, और राज्यसभा के चेयरमैन जो हैं वो इसके एक्स ऑफिशियो चेयरमैन हैं इन राज्यसभा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके बाद कमेटी ऑन प्राइवेट मेंबर्स बिल एंड रेजोल्यूशन, ठीक है। अब इनका यह काम है कि एक बिल जो आ रहा है उसको क्लासिफाई करना कि ये प्राइवेट मेंबर बिल है या नहीं है। प्राइवेट मेंबर बिल का हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, दोज बिल्स जो गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, यानी कि किसी रूलिंग पार्टी के मिनिस्टर के द्वारा नहीं है या फिर कोई रूलिंग पार्टी के एमपी के द्वारा नहीं, दे आर नोन एज प्राइवेट मेंबर्स बिल, ठीक है। और इनके लिए टाइम एलोकेट करना प्राइवेट मेंबर्स बिल के लिए या फिर रेजोल्यूशन के लिए, सिर्फ लोकसभा में है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। 15 मेंबर्स
इसके हैं, सिर्फ लोकसभा में एक कमेटी है और डेप्यूटी चेयरमैन स्पीकर ऑफ लोकसभा इसका चेयरमैन है, ठीक है। और सेम फंक्शन राज्यसभा में कौन सी कमेटी कर रही है? बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। वहां पे कौन इसके हेड है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। अब इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट जो कमेटी है दैट इज जनरल पर्पस कमेटी, ठीक है। इसका काम ये है कि कंसीडर करना या एडवाइस करना उन मैटर्स के रिलेटेड जो किसी भी और कमेटी जो दोनों हाउसेस की हैं उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहे। सिंपल सी चीज है, जो बाकी कोई कमेटी जो चीज नहीं कर रही उसको ये देखेंगे, ठीक है। तभी जनरल पर्पस कमेटी, इनको स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, बचा कुचा काम ये देख लेंगे। और कॉम्पोजिशन जो है इसकी इंपॉर्टेंट है। हर एक हाउस की अलग कॉम्पोजिशन है और कौन कौन है इसमें? प्रिजाइडिंग ऑफिसर यानी कि स्पीकर इन केस ऑफ लोकसभा, चेयरमैन इन केस ऑफ राज्यसभा, या फिर डेप्यूटी स्पीकर और डेप्यूटी चेयरमैन, ये जो ये इनके मेंबर्स हैं। मेंबर्स ऑफ पैनल ऑफ चेयरपर्संस एंड वाइस चेयरपर्संस, हमने जो लोकसभा और राज्यसभा के केस में पढ़ा। चेयरपर्संस ऑफ ऑल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज, जितने भी स्टैंडिंग कमिटीज होंगी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, उनके चेयरपर्संस। लीडर्स ऑफ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन में जितनी पार्टीज हैं इंक्लूडिंग और जो रूलिंग पार्टी है, इन सबको मिला के जितने इनके हेड्स हैं, लीडर्स हैं इन द हाउस, उनको मेंबर्स होना है। और कुछ मेंबर्स जो हैं दे आर आल्सो नॉमिनेटेड बाय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ठीक है। दिस वाज अबाउट कमिटीज। Okay, so friends, now let's deal with Panchayati Raj or local self-government. So, see, Panchayati Raj as a concept, it's basically related to democratic decentralization. ठीक है, जहाँ पे आप ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि रूरल एरियाज में जाके ग्रास रूट लेवल पे आप लोगों को डायरेक्टली रूल करने की पावर देना चाहते हैं, ठीक है। और जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी जो है वो डिसेंट्रलाइज हो रही है। पहला जो पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, उसके बाद वो स्टेट गवर्नमेंट के पास आता है। अब तीसरी लेयर जो क्रिएट करने की कोशिश की गई वो थी कि डेमोक्रेसी जो है दैट वुड रीच द पीपल। पंचायत लेवल तक, गांव के लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचे, या शहर के लेवल तक डेमोक्रेसी पहुंचे इन द फॉर्म ऑफ म्युनिसिपैलिटी, ठीक है। ये गवर्नमेंट करना चाहती थी, बट हुआ ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट वांटेड टू इंश्योर दैट दिस सिस्टम इज यूनिफॉर्म, डेमोक्रेसी पहुंचे हर एक लेवल पे, हर एक गांव में। बट थिंग इज कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इट इज अ स्टेट लिस्ट, यानी कि देयर वाज लॉट ऑफ डिस्क्रिपेंसी, लॉट ऑफ वेरिएशन अक्रॉस इंडिया, ठीक है। सो उसके लिए काफी सारी कमिटीज बैठी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहली तो एक चीज हम देख लेते हैं कि तीन, एज फार एज पावर का शिफ्ट बिटवीन सेंटर, स्टेट एंड लोकल एरियाज के है, वहां पर तीन चीजें हैं: डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेवोल्यूशन, ठीक है। डेलीगेशन मेनली इसका मतलब है कि गिविंग अवे एग्जीक्यूटिव पावर, एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। फॉर एग्जाम्पल, सेंटर अपनी एग्जीक्यूटिव पावर्स डेलीगेट कर सकता है टू स्टेट, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन इज मेनली रिगार्डिंग फाइनेंशियल पावर्स या फाइनेंसेस, ठीक है। फाइनेंसेस को डिसेंट्रलाइज करना। और डेवोल्यूशन जो है इट इज मेनली रिगार्डिंग लेजिस्लेटिव पावर, लेजिस्लेटिव फंक्शंस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, लॉ मेकिंग पावर अगर पार्लियामेंट अपनी स्टेट को देगी तो दैट वुड बी डेवोल्यूशन। और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटीज एग्जीक्यूटिव को देंगी, स्टेट एग्जीक्यूटिव को देगी, दैट वुड बी डेलीगेशन, ठीक है। ये तीनों चीजें यू नेवर नो, ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, यू मस्ट नो अबाउट दीज थिंग्स। अब यहाँ पे डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है, यानी कि डेमोक्रेसी को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है और लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। अब ये एक तो गांधीयन विजन का पार्ट है। गांधी जी वांटेड रूरल डेमोक्रेसी, ठीक है, पंचायत बेस्ड डेमोक्रेसी, विलेज रिपब्लिक, दैट वाज हिज विजन। तो उनकी विजन को पूरा करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आर इम्पोर्टेंट। और आर्टिकल 14 में भी हमने पढ़ा कि गांधीयन डीपीएसपीज के अंडर दीज आर इंक्लूडेड, ठीक है। 11 शेड्यूल भी ऐड किया गया थ्रू
73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 लाने का पर्पज ये था कि थ्रू आउट इंडिया यूनिफॉर्मिटी आ जाए पंचायती राज में, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल जाए और वो एज अ ऑब्लिगेशन बन जाए फॉर स्टेट गवर्नमेंट टू फॉर्म पंचायत एट डिफरेंट लेवल। और सिमिलरली एक्सटेंशन ऑफ पंचायत टू शेड्यूल्ड एरियाज, पिज़ा एक्ट लाया गया जो शेड्यूल्ड एरियाज के लिए स्पेसिफिकली बना, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब आपको अगर मैं पंचायत में स्ट्रक्चर बताऊं किस तरह से कौन हेड करता है, किस लेवल पे क्या होता है, तो सपोज स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहां पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनता है जिसको हेड करता है सीएम। सिमिलरली एट लोकल लेवल, एक विलेज लेवल, ग्राम सभा होती है जिससे ग्राम पंचायत बनती है और ग्राम पंचायत को हेड करता है सरपंच। ठीक है, डिफरेंस क्या है कि जो सीएम है दैट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड, यानी कि हम डायरेक्टली एज अ सीएम किसी को इलेक्ट नहीं करते, वो बाद में असेंबली खुद चूज करती है कौन हमारा रिप्रेजेंटेटिव सीएम कौन होगा, जबकि यहाँ पे सरपंच इज डायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है, सो अब देखते हैं कि एवोल्यूशन कैसे हुआ इस कॉन्सेप्ट का। सो जैसा मैंने आपको पहले बताया कि एट द इंसेप्शन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन रिपब्लिक, स्टार्टिंग में हमारे पास पंचायती राज जैसा कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन नहीं था। देयर वाज नो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर पंचायती राज। और उस टाइम पे काफी सारे प्रोग्राम्स चल रहे थे लाइक कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन स्कीम टू रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, बट रूरल डेवलपमेंट का जो सिनेरियो था दैट वाज वेरी पैथेटिक। जो डेवलपमेंट चाहते थे सरकार वो नहीं हो पा रहा था, इसीलिए बलवंत राय मेहता कमेटी बिठाई गई 1957 में पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और इनका काम था कि जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल एक्सटेंशन सर्विस का एनालिसिस करना कि यहाँ पे क्या शॉर्टकमिंग्स हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। सो व्हाट दिस कमिटी ऑब्जर्व वाज कि यहाँ पे पहली बात तो देयर इज नो पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी। जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम में चाहते थे कि कम्युनिटी पार्टिसिपेट करे, वो नहीं हो पा रहा। ठीक है, और दूसरा मैंने नोटिस किया कि ब्यूरोक्रेसी काफी कंट्रोल एज्यूम कर रही है, जिसके कारण जो ग्रास रूट डेमोक्रेसी है वो पनप नहीं पा रही। ठीक है, और इसीलिए इन्होंने रिकमेंड किया। रिकमेंडेशन देख लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन आया है इस पे 2021 में, इस पे क्वेश्चन आया है बलवंत राय मेहता कमेटी पे, सो दे कैन आस्क यू क्वेश्चंस ऑन कमेटी ओनली। इन्होंने 3 टियर पंचायती राज, ग्राम पंचायत सबसे लोअर लेवल पे होगा एट द लेवल ऑफ विलेज, उसके बाद पंचायत समिति होगी, उसके बाद होगा जिला परिषद। ठीक है, और इनके मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा? ग्राम पंचायत के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, पंचायत समिति के इनडायरेक्टली, और सेम फॉर जिला परिषद एज वेल। ठीक है, अब इनका काम क्या होगा? जितनी भी प्लानिंग और डेवलपमेंट एक्टिविटीज होंगी वो इन बॉडीज के पास होंगी। उनका एग्जीक्यूशन, उनको इम्प्लीमेंट करने का जिम्मा जो होगा वो पंचायत समिति के पास होगा, ग्राम पंचायत के पास होगा, जिला परिषद के पास होगा, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो हेड करेंगे जिला परिषद को। ठीक है, और इन्होंने कहा कि देयर शुड बी जेन्युइन पावर और रिसोर्सेज की ट्रांसफर। ऐसा नहीं हो कि आप ऑन पेपर कर दें बट ट्रांसफर ना करें बाद में रिसोर्सेज, जेन्युइन ट्रांसफर शुड बी देयर। ठीक है, सो इसको नजर रखते हुए पहली बार नागौर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान की पंचायत बनाई गई और इन 1958। ठीक है, पहली बार नागौर डिस्ट्रिक्ट में पंचायत बनाई गई इन राजस्थान इन 1915, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में दूसरी बार बनी। बट जैसे जैसे धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, डिफरेंसेस अक्रॉस स्टेट रहते हैं। कहीं 2 टियर थी, कहीं सिंगल टियर थी, कहीं थी ही नहीं। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में अप टिल 2019 4 टियर पंचायती राज सिस्टम था। ठीक है, सो अब इसको फिर से एनालाइज करने के लिए अशोक मेहता कमेटी का एस्टेब्लिशमेंट हुई, जिन्होंने 2 टियर पंचायती राज सजेस्ट किया। इसमें पहला तो जिला परिषद था अपर लेवल पे, और उसके बाद मंडल पंचायत। मंडल पंचायत मतलब कि एक ग्रुप ऑफ विलेजेस का पंचायत। ठीक है, और इसमें उन्होंने रिकमेंड किया कि देयर शुड बी ऑफिशियल पार्टिसिपेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, और पंचायत को टैक्सेशन पावर्स भी दिए जाएं, सोशल ऑडिट्स कंडक्ट किए जाएं जहां पे लोग वॉइस रेज करे अगेंस्ट द प्रोजेक्ट्स और द फंक्शनिंग ऑफ पंचायत।
ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि न्याय पंचायत यानी लोकल लेवल पे, जैसे ग्राम न्यायालय का कॉन्सेप्ट हम अब पढ़ रहे हैं, इन्होंने कहा कि न्याय पंचायत बनानी चाहिए एट द लेवल ऑफ पंचायत फॉर एडमिनिस्ट्रिंग द जस्टिस। एक मिनिस्टर फॉर पंचायती राज भी एस्टेब्लिश करना चाहिए। और इन्होंने कहा कि एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए इन द सीट्स ऑफ द जिला परिषद एंड मंडल पंचायत, और कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि बलवंत राय मेहता कमेटी ने न्याय पंचायत की सजेशन दिया था, ठीक है, आपको कंफ्यूज करने के लिए, बट वो नहीं था। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सिर्फ वो डिस्कस कर रहा हूँ, जो डिफरेंशिएटिंग है एक दूसरे के साथ में। ठीक है। अब इन्होंने रिकमेंड तो किया, बट स्टिल एग्जीक्यूशन नहीं हो पाई, और देयर लॉट ऑफ डिफरेंसेस। तो इसके बाद 1985 में जीवी के राव कमेटी बिठाई गई, जिन्होंने कहा कि पंचायती राज की हालत तो ऐसी है कि इट इज ग्रास विदाउट रूट्स। हम ग्रास रूट डेमोक्रेसी कह तो रहे हैं, बट इट कैन बी सेड टू बी ग्रास विदाउट रूट्स। ठीक है। और उन्होंने रिकमेंड किया कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का रोल जो है वो इंक्रीज कीजिए इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्कीम्स, डिफरेंट पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। जिला परिषद का इंपॉर्टेंस बढ़ाइए, ठीक है, ताकि एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए अक्रॉस द पंचायत्स जो स्टेट में एग्जिस्ट कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल क्रिएट कीजिए, जैसे हमारे यहाँ पे अब बीडीसी और डीडीसी क्रिएट किए गए हैं। रेगुलर इलेक्शंस होल्ड होने चाहिए। अल्टीमेटली डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होंगे तो वहां पे इलेक्शंस होल्ड करना जरूरी है। इसके बाद में 1986 में एलएम सिंघवी कमेटी बनाई गई, और अब तक थोड़ा सीरियसनेस से स्टार्ट होना शुरू हो गया था। राजीव गांधी की सरकार थी, उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए पंचायत को, न्याय पंचायत भी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज करने चाहिए ताकि अपने आप खुद एक लोकल लेवल पे डेवलपमेंट हो सके, और इनके जो इलेक्शंस के रिलेटेड इश्यूज हैं उनके लिए एक जुडिशियल ट्राइब्यूनल एस्टेब्लिश करना चाहिए। ठीक है। सो उस टाइम पे सरकार ने कोशिश की टू गेट द एक्ट अमेंडेड, टू गेट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस पास, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजंस नहीं हो पाया। देन दो और कमेटी, थंगन कमेटी बिठाई गई, जहां पे फिर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की बात की। यहाँ पे 3 टियर पंचायती राज की सजेशन दिया गया। फिक्स टेन्योर कहा गया कि 5 साल का फिक्स टेन्योर होना चाहिए, और डिटेल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है। देन रिजर्वेशन फॉर वुमेन, औरतों के लिए सीट रिजर्व की जाए। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए जिला परिषद का। ठीक है। अब इनमें से काफी सारी चीजें जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में भी इंक्लूड की गई। और फाइनली जो ब्लूप्रिंट जिसका माना गया वो था गडगिल कमेटी, जिन्होंने ऑलमोस्ट वही चीजें कही जो थंगौन कमेटी ने कही। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्निशन होना चाहिए, 3 टियर सिस्टम होना चाहिए, 5 साल की टर्म होनी चाहिए, SC ST वुमेन के लिए रिजर्वेशन होनी चाहिए, जो PRIs हैं दे शुड बी एम्पावर्ड, उनके पास पावर होनी चाहिए ताकि वो कलेक्ट कर सकें टैक्स और ड्यूटीज और फीस, ताकि सेल्फ सफिशिएंट बन जाए इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। ठीक है। स्टेट फाइनेंशियल कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए सिमिलर लाइंस पे एज फाइनेंस कमीशन इन एट सेंट्रल लेवल, ताकि डेवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस की पंचायत के पास कितने पैसे जाने चाहिए वो देखा जाए उसमें। ओके। स्टेट इलेक्शन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए सो एज टू ओवरसी कि जो इलेक्शन हो रहे हैं ग्राम पंचायत के, दे आर हेल्ड इन अ सिस्टमैटिक मैनर, और वहां पे कुछ गड़बड़ ना हो। ठीक है। फाइनली इसके बाद नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वाज एबल टू पास 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। नरसिम्हा राव गवर्नमेंट का है। ठीक है। अभी तक क्यों नहीं पास हो पाया था? क्योंकि पॉलिटिकल रीजंस थे। पॉलिटिकल स्टार्टिंग में पॉलिटिकल विल नहीं थी, उसके बाद में पॉलिटिकल डिफरेंसेस इतने ज्यादा थे, उस टाइम तक कोalition कल्चर आ गया था, तो बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करवाना बहुत मुश्किल चीज थी। फाइनली नरसिम्हा राव गवर्नमेंट वाज एबल टू गेट दिस पास। और इससे क्या हुआ? एक तो पार्ट 9 ऐड हुआ जिसका टाइटल था द पंचायत। ठीक है। आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक आर्टिकल्स ऐड हुए। 11th शेड्यूल एक्ट ऐड हुआ जहां पे डिवीजन ऑफ पावर्स की बात की गई विद रिस्पेक्ट टू PRIs। PRIs को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं था, यानी कि एस्टैब्लिश करना इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। इससे पहले गवर्नमेंट की डिस्क्रिप्शन थी कि वो PRIs या ग्राम सभा, ग्राम पंचायत एस्टैब्लिश करें या ना करें।
अब ऑब्लिगेटरी हो गया। और जो 11 शेड्यूल में जो लिस्ट थी उसमें प्रोविजंस बनाएगी, सम वर कंपलसरी सम वर वॉलंटरी, यानी कंपलसरी वो जो उनको बनाना ही बनाना है, वॉलंटरी वो जिसकी सरकार की अपनी मर्जी है। अगर उनके जो फाइनेंसेस हैं, जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, अगर ये सब अलाउ करते हैं तो वो ये प्रोविजंस दे सकते हैं। ठीक है, सो अब इसके बाद देखते हैं कंपलसरी प्रोविजंस कौन सी हैं। सीधी सी बात है, पहले तो होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा, पंचायत में ग्राम सभा के बगैर वो पंचायती राज सिस्टम कैसा होगा। 3 टियर पंचायत सिस्टम, यानी कि लोकल लेवल ऑफ ग्राम पंचायत, उसके बाद इंटरमीडिएट लेवल पे एक पंचायत, उसके बाद एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायत। ओके, सो ये कहा गया डायरेक्ट इलेक्शंस की मांग की गई ऑफ मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, तभी तो हमारे जो सरपंचेस हैं, पंचेस हैं, दे आर इलेक्टेड डायरेक्टली। मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन 21 साल रखी गई, याद रखिएगा यहाँ पे 21 है, लोकसभा के लिए 25 है और राज्यसभा के लिए 30 है। ठीक है, ये आपको दिख रहा है कि किस तरह से किया गया है कि लोकल लेवल पे यू वांट यंग पीपल, जो लोकल लेवल पे बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट, आप चाहते हैं कि यंग लोग आए एडमिनिस्ट्रेशन में, लोकल लेवल की भागदौड़ संभालें। और जो चेयरमैन है लोकल बॉडीज के, फॉर एग्जांपल बीडीसी हमारे यहाँ पे, वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड होंगे बाय मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा। ठीक है, रिजर्वेशन फॉर एससीज एंड एसटीज प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन, ये पहली बात थंगवान और गडगील कमेटी ने रिकमेंड किया था। रिजर्वेशन फॉर वुमेन, creation of state election commission to oversee election of gram panchayats and intermediate and district level panchayats, and creation of state finance commission, obviously for financial independence of gram sabha. voluntary provisions कौन है, for example voting rights देना MPs और MLEs को इन bodies में, ग्राम पंचायत में MPs will have a say, ये एक voluntary provision है। reservation for backward class, PRIs को financial powers देना। ठीक है, डेवोल्यूशन ऑफ फंक्शन अंदर 11 शेड्यूल में बहुत वास्ट लिस्ट ऑफ फंक्शन है, उसमें से कुछ किए गए हैं, कुछ नहीं किए। फॉर एग्जांपल केरला जो है वो इट्स एट द फोरफ्रंट ऑफ डेवोल्यूशन, एज फार एज डेवोल्यूशन एंड डेलीगेशन इज कंसर्न, क्योंकि उन्होंने हॉस्पिटल्स, लोकल लेवल के जो हॉस्पिटल्स हैं, लोकल लेवल के स्कूल्स हैं, उन तक की जो ओवरसीइंग है वो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दी गई है। ठीक है, दैट इज वाई जो केरला है इट इज कंसिडर्ड टू बी अ मॉडल स्टेट एज फार एज पंचायती राज इज कंसर्न। ठीक है, अब और बाकी फीचर्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ड्यूरेशन जो है कितने साल के लिए होनी चाहिए, 5 साल के लिए। ठीक है, और अगर 5 साल से पहले फॉर एग्जांपल पंचायत डिसॉल्व हो जाती है, नई जो पंचायत होगी, बनेगी, वो उस पीरियड के लिए बनेगी जो बचाव पीरियड होगा। फॉर एग्जांपल 3 साल के बाद वो डिसॉल्व हो जाती है तो बाकी बचे 2 साल के लिए नई पंचायत बनेगी। ऐसा नहीं होगी फिर नई पंचायत को भी 5 साल का पूरा वो मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर स्टेट में यूनिफॉर्मिटी नहीं रहेगी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फिर एक पंचायत सपोज जल्दी डिसॉल्व हो गई तो फिर एक पंचायत के लिए आपको अलग से इलेक्शन करवाना पड़ेगा आफ्टर अ सर्टेन पीरियड, जो फिजिबल नहीं है। अब डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ ग्राउंड्स हैं कि कैंडिडेट्स को डिस्क्वालीफाई किस बेसिस पे किया जाए। एक तो एज है कि कम 21 साल से कम, अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कुछ लॉज बनाए हैं रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन तो उसके अकॉर्डिंगली वो डिस्क्वालीफाई हो सकता है। और कौन सी अथॉरिटी, कौन होगा जो डिसाइड करेगा कि क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है, डिस्क्वालीफाई कर रहा है, वो जो भी अथॉरिटी स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा वो होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्टेट गवर्नमेंट और हाई कोर्ट के केस में स्पीकर को पावर्स होती थी रिगार्डिंग डिस्क्वालिफिकेशन अंडर 10th शेड्यूल। यहाँ पे 10th शेड्यूल जैसा कुछ नहीं है। 10th शेड्यूल माने की एंटी, या फिर आप सीधा हाई कोर्ट के पास जा सकते थे, वो डिसाइड करते हैं कि वो डिस्क्वालिफिकेशन होगा नहीं होगा। यहाँ पे अथॉरिटी एस्टैब्लिश बाय स्टेट लेजिस्लेचर, ये इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट कुछ फाइनेंशियल पावर्स हैं। फॉर एग्जांपल 243G के अंडर PRIs को पावर दिया गया है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस के रिगार्डिंग प्लान्स क्रिएट करने का। प्लान हाउ पैसे कैसे यूटिलाइज होंगे, सोशल जस्टिस कैसे होगा। सपोज विलेज में भी अंडर डेवलप्ड सेक्शंस है, हाउ टू एंश्योर दैट सोशल जस्टिस इज डिलीवर्ड टू देम, उनका बेहतरी कैसे होगी। ठीक है, फिर आर्टिकल 243 जो है उसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर जो है लॉज इनैक्ट कर सकता है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का भी रोल है। ऑथराइज अ पंचायत टू लेवी, कलेक्ट और एप्रोप्रिएट सम टैक्सेस, यानी कि
ऑथराइज कर सकता है कि टैक्स, ड्यूटी, टोल्स वगैरह पंचायत कर ले। कुछ पोर्शन ऑफ टैक्सेस जो है, टोल्स जो है, जो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है, वो पंचायत को वो डिलीवर कर सकते हैं डायरेक्टली। ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ग्रांट्स इशू कर सकते हैं। ठीक है, सो ये कुछ पावर्स हैं विद स्टेट लेजिस्लेचर फॉर फाइनेंशियल वेलबींग ऑफ पंचायत सिस्टम। अब जो स्कीम्स बनाई गई होंगी फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, वो भी पंचायत एग्जीक्यूट करेगी। अब कुछ एरियाज जो हैं, अब कुछ एरियाज जो हैं, दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम दिस एक्ट, फ्रॉम 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और वो कौन सी है? नागालैंड, मेघालय, सर्टन और कुछ और एरियाज। या पार्लियामेंट जो है वो कुछ लॉज बना सकती है टू एक्सटेंड शेड्यूल्ड एक्ट, टू एक्सटेंड दिस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट टू शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज, जो पीसा के अंदर हम देखेंगे। और एक्ट, ये जो एक्ट है, ये बार करता है, ये प्रोहिबिट करता है कोर्ट की इंटरफेरेंस इन इलेक्टोरल मैटर्स। हमने पढ़ा कि सिर्फ जो अथॉरिटी डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर होगा, वही डिसाइड करेगी कि क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन के इश्यूज। तो कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता, ये इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पे कोर्ट का जो पावर है नहीं है। तो अब हम कुछ और चीजों की डिटेल में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो रिजर्वेशन फॉर वुमेन है, इसमें एक्ट सेज की 1/3 से ज्यादा जो सीट्स हैं, दे शुड बी रिजर्व फॉर वुमेन। ठीक है, यानी कि स्पेसिफाइड किया एक्ट ने कि 1/3 सीट्स जो है वो रिजर्व होंगी, और 1/3 जो हेड ऑफ पंचायत होंगे, यानी कि सरपंच जो होंगे, दे वुड ऑल्सो बी वुमेन। ठीक है, ओवरऑल पूरे स्टेट में से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। और SC/ST का जो है रिजर्वेशन, दैट इज इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, यानी कि वुमेन का फिक्स है और SC/ST का इन प्रोपोर्शन टू पॉपुलेशन। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और स्टेट इलेक्शन कमीशन और स्टेट फाइनेंस कमीशन कमेटी जो होंगी, इनके रिगार्डिंग हम कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में पढ़ेंगे, तो मैं यहाँ कवर नहीं कर रहा। ठीक है, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे एक और जो चीज है, दैट इज रिगार्डिंग 11 शेड्यूल। यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स हैं जो प्रपोज किए गए हैं, जो ट्रांसफर किए जाए टू स्टेट, जहाँ पे जो ट्रांसफर किए जाए टू पंचायत, और उनके पास पावर रिगार्डिंग दोस इश्यूज बहुत सारे हैं। फॉर एग्जांपल, एग्रीकल्चर है, ठीक है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, माइनर इरिगेशन है, ड्रिंकिंग वाटर, खादी इंडस्ट्रीज। काफी सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, दे आर अंडर 11 शेड्यूल, और उसमें से कुछ कंपलसरी हैं, कुछ वॉलंटरी हैं। इट्स अन टू स्टेट गवर्नमेंट कि वो कितना, कौन सी पावर फुली ट्रांसफर कर रहे हैं, कौन सी पॉपुलेशन, कौन सी जो है वो पार्शियली कर रहे हैं। सो अब मैं पूरा लिस्ट आपको नहीं पढ़ाऊंगा, अराउंड 29-30 सब्जेक्ट्स हैं यहाँ पे। प्लीज गो थ्रू देम, 2 बार नजर मारिएगा, बस, ज्यादा नहीं है। इट्स वेरी रेयर कि वो पूछेंगे। अगर पूछे भी, तो आपको जो लगता है कि जो गाँव के लेवल पे जो चीज हैंडल हो रही होगी, ठीक है, वो उसका पार्ट हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कभी नहीं कहेंगे कि टेक्निकल की हायर सेकेंडरी स्कूल की रनिंग जो है वो अंडर ग्राम पंचायत कर दो। हाँ, ये कह सकते हैं कि प्राइमरी स्कूल जो है उसकी रनिंग ग्राम पंचायत अंडर कर दो। ये कभी नहीं कहेंगे कि जो मेजर इंडस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, उसकी वर्किंग जो है दैट शुड बी कंट्रोल बाय ग्राम पंचायत। ठीक है, हाँ, ये कह सकते हैं कि माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, उसके लिए आप ग्राम पंचायत को पावर दे दो टू एंश्योर दैट उसका जो प्रोसेसिंग है दैट्स डन एफिशिएंटली। ठीक है, सो बी लॉजिकल अबाउट दीज थिंग्स, पूरा रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। अब पीसा के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस हैं, इनको जरा देख लेते हैं। सो पीसा जो है बेसिकली स्टैंड्स फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, सो जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके अकॉर्डिंगली 5th शेड्यूल एरियाज में वो एक्ट इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता था। ठीक है, बट पार्लियामेंट के पास पावर थी कि कोई लॉ बना के वो एक्ट को इन एरियाज में इंप्लीमेंट करवाए। उसी पावर के अंडर दे फॉर्म पीसा एक्ट ऑफ 1996। ठीक है, सो अब इसमें हमने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, क्योंकि प्रोविजंस अल्टीमेटली यहाँ पे लॉजिकल है। सो 5th शेड्यूल एरियाज जो 10 स्टेट्स यहाँ पे दी गई हैं, जहाँ पे वो एग्जिस्ट करते हैं, दे आर बेसिकली इनहेबिटेड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स और शेड्यूल्ड कम्युनिटीज हैं वहाँ पे, शेड्यूल ट्राइब की कम्युनिटीज है वहाँ पे। और इनका एक यूनिक कल्चर है, यूनिक ट्रेडिशंस हैं, यूनिक वे ऑफ लिविंग है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटसाइड इंटरफेरेंस प्रोहिबिट की गई है, जिसके अंदर काफी सारी कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजंस हैं वो इन एरियाज पे नहीं लगती हैं। ठीक है, इसीलिए
पीसा एक्ट बनाया गया ताकि इन एरियाज में भी मॉडिफाइड फॉर्म में, सेम फॉर्म नहीं होगी एज इन नॉर्मल एरियाज, इन नॉर्मल प्रोविजंस। ठीक है, तो अब देखते हैं एक्ट एक्सटेंड पार्ट 9 टू फिफ्थ शेड्यूल एरियाज नोटिफाइड अंडर आर्टिकल 244 के अंदर फिफ्थ शेड्यूल एरिया नोटिफाई किया गया है। ठीक है, सो अब कौन से स्टेट्स में, अभी तक 10 स्टेट्स में एग्जिस्ट कर रहा है, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना। ठीक है, सो बेसिकली जो भी शेड्यूल्ड एरियाज या शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, इन स्टेट्स में 6 शेड्यूल एरिया लग रहा है, ये आपको मैंने पहले बताया था। ठीक है, सो अब पीसा के अंदर ग्राम पंचायत के पास क्या स्पेशल पावर्स आती हैं। ठीक है, तो ये है कि राइट टू मैंडेटरी कंसल्टेशन इन लैंड एक्विजिशन, रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ डिस्प्लेस्ड पर्सन। ये लैंड एक्विजिशन की बात जब आएगी तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, they'll have to consult ग्राम पंचायत इन दीज एरियाज। फिर पंचायत को मैनेजमेंट और प्लानिंग का भी जिम्मा दिया गया है। जो माइनर फॉरेस्ट बॉडीज हैं, माइनर वाटर बॉडीज जो हैं फॉरेस्ट में, फॉर एग्जाम्पल छोटी स्ट्रीम्स होगी, छोटे पॉन्ड्स हो गए, उनकी मैनेजमेंट। रिकमेंडेशन मैंडेटरी है। देखिए, मैंडेटरी का मतलब है कि उसके बगैर वो हो ही नहीं सकता। अगर सपोज आप रिकमेंडेशन लिख लेंगे ग्राम सभा से, तो वो पर्टिकुलर काम नहीं हो सकता। It is mandatory, it is must for the state government to consult the Gram Sabha. ठीक है, then mandatory recommendation by Gram Sabha और पंचायत for prospective license, lease of mines and concession minor minerals. Minor minerals के केस में आपको ग्राम सभा से एक mandatory recommendation चाहिए। ठीक है, अगर सपोज क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि recommendation of ग्राम सभा is this, then also it would be true. Mandatory word को देखिए कंफ्यूज नहीं होना। हम बहुत टाइम पे पेपर अटेम्प्ट करते हुए जो खासकर जो पहले 2-3 बार दे चुके एग्जाम, वी गेट कंफ्यूज्ड अबाउट स्पेसिफिक्स, अबाउट कीवर्ड्स। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हमेशा एक फ्रेशर की तरह सोचिए। अगर पहला बंदा जो कैंडिडेट फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहा होगा विदाउट एनी बैगेज, वो कैसे अटेम्प्ट करेगा। ठीक है, सो ये करिए। रेगुलेट सेल एंड कंजम्पशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, अल्कोहल वगैरह की सेल को करना। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के ऊपर ओनरशिप। ठीक है, अब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस में क्या आएगा, फॉर एग्जांपल तेंदुपत्ता जो सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट में काफी ज्यादा फेमस है, जिससे बीड़ी भी बनती है या प्लेट्स भी बनती हैं। फॉरेस्ट फ्रूट्स जो हो गए, छोटे छोटे फ्रूट्स जो होते हैं। देन वुड दैट इज एक्यूमुलेटेड फ्रॉम फॉरेस्ट, ये सब माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर है। और ओनरशिप इसकी जो है वो ग्राम सभा के पास में। ठीक है, लैंड एलिनेशन और एलिनेशन, लैंड एलिनेशन को प्रिवेंट करना, विलेज मार्केट्स को कंट्रोल करना, मनी लेंडिंग की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना। क्योंकि हिस्टोरिकली अगर आप मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो मनी लेंडर्स जाके जो गरीब ट्राइबल्स हैं उनको फंसाने का बहुत ही एक विशियस साइकिल बनाते हैं, जिसके कारण उनकी पूरी जो लाइवलीहुड है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसको कंट्रोल करना, कंट्रोल ओवर इंस्टीट्यूशन एंड फंक्शनरीज इन सोशल सेक्टर। ठीक है, लोकल प्लान्स इंक्लूडिंग ट्राइबल सब प्लान्स एंड रिसोर्सेज, इन सब के ऊपर पीसा का के अंडर ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का कंट्रोल होगा। ठीक है, इसके अलावा काफी सारी प्रोविजन है, एक बार पढ़िएगा, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है यहाँ पे। अब इसके साथ में एक और जो फॉरेस्ट राइट्स एक्ट है, जिसका यूपीएससी 2021 में भी डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा था कि फॉरेस्ट राइट एक्ट कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, वहां पे एक स्टेटमेंट भी था। उसको करना है। बेसिक पर्पस इसका यही है कि जो हिस्टोरिकली जो ट्राइब्स, जो ग्रुप्स, जो कम्युनिटीज फॉरेस्ट में रहते थे, ठीक है, उनके कुछ राइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू फॉरेस्ट। ठीक है, उनका राइट क्या है, टू इंश्योर देयर लाइवलीहुड, अपने लिए खाना फॉरेस्ट से कर सकते हैं, लैंड के ऊपर खेती कर सकते हैं। ठीक है, और इन सबको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ऑफ 2009 बनाया। ठीक है, अब पर्पस क्या था, टू इंश्योर सस्टेनेबल यूज, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, प्लस लाइवलीहुड एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स। ठीक है, अब इसके अंदर कहता क्या है कि टाइटल राइट यानी कि जमीन के जो राइट्स हैं, ओनरशिप टू लैंड फार्म्ड बाय ट्राइबल्स प्लस फॉरेस्ट डेवलपर्स अप टू 4 हेक्टेयर्स, यानी कि 4 हेक्टेयर से कम की जो जमीन है उसकी ओनरशिप ट्राइबल्स को मिल सकती है। यूजेज राइट, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को, ग्रेजिंग एरियाज को
पैस्टोरल एनिमल्स के, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स के चरने के लिए जो एरियाज हैं, जो रूट्स हैं, उनकी एक्सेस जो है वो मिलेगी ट्राइबल्स को। रिलीफ एंड डेवलपमेंटल राइट्स, यानी कि सपोज कोई प्रोजेक्ट, आपके डेवलपमेंट प्रोजेक्ट बन रहा है इन ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल्स हैं दे विल हैव अ राइट टू रिहेबिलिटेशन, ठीक है, अगर उनका वहां से एविक्शन होता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स, यानी कि वो प्रोटेक्ट कर सकते हैं फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, बिकॉज सी ट्राइबल्स का एक बहुत इंटरलिंक्ड एग्जिस्टेंस है विद फॉरेस्ट। वो फॉरेस्ट को पूजते भी हैं, वहां से अपना खाना भी लेते हैं, वहां से अपनी जरूरत के सामान भी लेते हैं, और एनिमल्स के साथ में वो उतना ही फॉरेस्ट से वो उतना ही लेते हैं जितना उनको जरूरत हो। सो एलिजिबल कौन कौन है? जो प्राइमरीली फॉरेस्ट में रह रहे हो, जो फॉरेस्ट के ऊपर लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हो, शेड्यूल्ड ट्राइब्स होंगे उस एरिया में, जो मोर देन 75 ईयर्स के लिए रह रहे हैं। अब ग्राम सभा क्या करती है कि भाई ये राइट्स किसके हैं रिसोर्सेस के ऊपर, वो रिकॉग्नाइज करना, ठीक है। रेजोल्यूशन वोटिंग होती है, उसके बाद में वो पास होता है, और ये वो जो रेजोल्यूशन है इस दिन अप्रूव्ड एट द हायर लेवल्स, यानी सब डिवीजन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और बस इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट है रिगार्डिंग फॉरेस्ट राइट। नेक्स्ट इज म्युनिसिपैलिटीज, और म्युनिसिपैलिटीज जस्ट लाइक पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो रूरल एरियाज में जो काम करते हैं, सेम काम जो म्युनिसिपैलिटीज हैं वो करती हैं इन अर्बन एरियाज, ठीक है। सो इस सेंस में म्युनिसिपैलिटीज आर आल्सो एन इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। और इट वाज अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो म्युनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, ठीक है। 8 तरह की म्युनिसिपल अर्बन लोकल बॉडीज हैं इंडिया में जो प्राइमरीली पाई जाती हैं, और 12th शेड्यूल भी ऐड हुआ अंडर 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऑलराइट। और इसके अलावा मेनली म्युनिसिपैलिटीज जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो उनका कंसर्न है, तो मेनली जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो मिनिस्ट्रीज हैं जो म्युनिसिपैलिटीज का इन्वॉल्व हैं, वो 3 तरह की हैं। एक है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है। ये नॉर्मल जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, फॉर एग्जांपल मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो म्युनिसिपैलिटीज हैं, बड़ी सिटीज में म्युनिसिपैलिटीज हैं, उनके साथ इन्वॉल्व रहती हैं, उनकी ओवरसी करती हैं वर्किंग को। स्मार्ट सिटी मिशन होगा, दैट वुड बी अंडर महुआ। और दूसरा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, जो कैंटोनमेंट एरियाज हैं, जो आर्मी कैंटोनमेंट बोर्ड जो हैं, जहाँ पे सिविलियन जो रहते हैं आर्मी एरियाज में, उनके रिगार्डिंग जो म्युनिसिपैलिटीज बनी गई हैं उनको कैंटोनमेंट बोर्ड्स कहते हैं, और उनकी जो ओवरसीइंग है दैट इज डन बाय कैंटोनमेंट बोर्ड्स। और यूनियन टेरिटरीज में जो म्युनिसिपैलिटीज है दे आर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ये आपके लिए जानना जरूरी है। अब एक बार एवोल्यूशन देख लेते हैं कि म्युनिसिपैलिटीज का कैसा हुआ। सो पहला जो म्युनिसिपैलिटी था वो मद्रास में एस्टेब्लिश किया गया इन 1688, ठीक है। उसके बाद 1726 में बॉम्बे और कलकत्ता में भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एस्टेब्लिश की गई। फिर 1817 में लॉर्ड मेयो उस टाइम पे गवर्नर जनरल थे, उनका एक रेजोल्यूशन आया रिगार्डिंग फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। और वहां पे उन्होंने स्ट्रेस किया कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की डेवलपमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है लॉर्ड रिपन का रेजोल्यूशन, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने काफी एक्सटेंसिवली कहा कि म्युनिसिपैलिटीज लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो है दैट शुड बी गिवन अ फिलिप, दैट शुड बी पुश्ड, उसको बढ़ावा चढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। और इसी के कारण उनको कहा जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया कौन है? लॉर्ड रिपन, ठीक है। उसके बाद 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन बनाई गई अंडर हॉब हाउस। फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट में इंक्लूड किया गया। ट्रांसफर सब्जेक्ट मतलब कि जो मिनिस्टर्स को दिए गए, इंडिविजुअल मिनिस्टर्स को दिए गए अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स के बारे में। और एक इंडिविजुअल इंडियन मिनिस्टर को चार्ज दिया गया अबाउट लोकल सेल्फ गवर्नेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और फाइनली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। वहां पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में डिवाइड किया गया था प्रोविंशियल लेवल एंड यूनियन लेवल में। तो प्रोविंशियल लेवल पे एक सब्जेक्ट बनाया गया लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को। दिस वाज अबाउट एवोल्यूशन। और फाइनली द डॉन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट came in 1992 through 74th Constitutional Amendment Act,
और इसके अंडर पहले तो पार्ट 9A ऐड किया गया, जैसे वहां पे पार्ट 9 ऐड किया गया था अंडर पंचायत, और इसका नाम टाइटल था द म्यूनिसिपैलिटीज। 12th शेड्यूल भी ऐड किया गया, आर्टिकल 243P से लेके 243ZG तक ऐड किया गया, और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला म्यूनिसिपैलिटीज को, यानी कि एक ऑब्लिगेशन थी अब गवर्नमेंट के ऊपर टू एस्टैब्लिश म्यूनिसिपैलिटीज। ओके, और 3 तरह की म्यूनिसिपैलिटीज जो हैं वो ब्रॉडली एस्टैब्लिश करनी है। पहला है नगर पंचायत, ठीक है, और ये है ट्रांजिशनल एरियाज के लिए, यानी कि जो एरियाज अभी डेवलप कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा है म्युनिसिपल काउंसिल, और ये है कि छोटे अर्बन एरियाज, जो छोटे टाउन्स हैं उनके लिए। और तीसरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी कि लार्जर अर्बन एरियाज के लिए, फॉर एग्जांपल मेट्रोज हो गई वहां पे। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे देयर इज नो हायरार्की, अनलाइक जो हमने पंचायत में देखा जहाँ पे ग्राम सभा, फिर उसके बाद पंचायत समिति, फिर उसके बाद जिला परिषद की एक हायरार्की है, यहाँ पे वैसा नहीं है। ये तीनों अपने आप में इक्वल स्टेटस है इनका, ठीक है, बस एरिया वाइज डिवाइड किया जाता है। तो इसमें एक्सेप्शन जो मानी जाती है दैट इज इंडस्ट्रियल टाउनशिप। इंडस्ट्रियल टाउनशिप वो एरिया है जहाँ पे एक इंडस्ट्री जो है, जो एस्टेब्लिश इंडस्ट्री है, वो जो म्युनिसिपैलिटी की सर्विसेज सिविक कम्युनिटीज प्रोवाइड करती है, ठीक है। और ये जो एरिया की डिवीजन है इनटू ट्रांजिशनल एरियाज, लार्जर एरियाज, स्मॉल अर्बन एरियाज, दिस इज बेस्ड ऑन सर्टेन फैक्टर्स लाइक पॉपुलेशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, देन रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, देन एग्रीकल्चरल, नॉन एग्रीकल्चरल इनकम एक मिनिमम होनी चाहिए, ठीक है, देन इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है या नहीं है, या और कोई फैक्टर्स जो स्टेट लेजिस्लेचर, सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करे। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना। एक तो कोई हायरार्की नहीं है यहाँ पे, और ये जो एरिया की डिवीजन है बिटवीन ट्रांजिशनल, स्मॉलर अर्बन एरियाज एंड अर्बन एरियाज, ये इट्स बेस्ड ऑन पॉपुलेशन डेंसिटी, रेवेन्यू कितना जनरेट हो रहा है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितनी आ रही है, ठीक है, इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब कुछ प्रोविजंस देखते हैं। फर्स्टली रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन, म्युनिसिपैलिटीज की बात कर रहे हैं हम। पहले तो इसके सारे मेंबर्स जो हैं वो इलेक्ट होके आते हैं फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंसीज नोन एज वार्ड्स, ठीक है। और मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन जो है, सभी मेंबर्स तो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, बट चेयरपर्सन को कैसे इलेक्ट किया जाएगा वो प्रोवाइड किया जाएगा बाय स्टेट लेजिस्लेचर, एक और इंपॉर्टेंट चीज। और जैसे कि राज्यसभा में हम देखते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में देखते हैं कि स्टेट गवर्नर वहां पे या प्रेसिडेंट वहां पे नॉमिनेट करते हैं कुछ मेंबर्स को बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एटसेट्रा। यहाँ पे भी नॉमिनेशन होती है, कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड की जाती है बिकॉज ऑफ द स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन म्युनिसिपैलिटी एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर एग्जांपल एक्स म्युनिसिपैलिटी एम्प्लॉइज हो सकते हैं, या एमपीज, एमएलएज, एमएलसीज हो सकते हैं, चेयरपर्सन ऑफ कमिटीज, जो अलग अलग कमिटीज हैं उनके चेयरपर्सन हो सकते हैं। Then reservation similar to panchayats, SC ST के लिए in proportion to their population, women more than 1/3 of the seats. ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन अगर स्टेट लेजिस्लेचर स्पेसिफाई करेगा रिजर्वेशन होनी चाहिए फॉर SC ST एंड वुमेन तभी होगा। पंचायत के केस में इट वाज नॉट सो, ठीक है। ड्यूरेशन क्या है, 5 साल। और इलेक्शन सपोज 5 साल से पहले खत्म हो गए तो सेम एज पंचायती राज, यानी कि अगर सपोज 5 साल से पहले खत्म हो गया और 6 महीने से ज्यादा का पीरियड बचा है बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन, इलेक्शन कंडक्ट करवाया जाएगा। बट टर्म रिमेनिंग जो नई म्युनिसिपैलिटी है की बॉडीज रहेंगी, उनकी टर्म जो है वो उतनी ही होगी जितनी पिछली की बची पड़ेगी। ओके, डिसोल्यूशन जो अगर डिसॉल्व करनी होगी तो म्युनिसिपैलिटी की जो बॉडी है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो अपना केस रख सके बिफोर द एजुकेटिंग अथॉरिटी, ठीक है। अब डिस्क्वालिफिकेशन किस बेसिस पे हो रही है, पहले तो कुछ स्टेट लेजिस्लेटिव लॉज अगर बना रहा है, और कौन डिस्क्वालीफाई करेगा, एक अथॉरिटी जो डेजिग्नेट की गई है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। एज क्या है, सिमिलर टू पंचायत 21 साल। अब और कुछ चीजें देखते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल है इलेक्शन करवाने में, सिमिलर। पावर्स और फंक्शंस जो स्टेट लेजिस्लेचर ने इनको डिवॉल्व किए होंगे वही फंक्शंस मिलेंगे, वही पावर्स इनको मिलेंगी। और इनका मेनली जो फंक्शन है दैट इज पहले तो प्रिपेयर करना कि इकोनॉमिक और सोशल जस्टिस के लिए प्लान्स कैसे बनेंगे, प्लानिंग करना। और दूसरा जो इनका पावर है दैट इज स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करना रिगार्डिंग डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस विद रिस्पेक्ट टू जो 18 मैटर्स जो 12
12th शेड्यूल में जो दिए गए हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है। फाइनेंसेस सेम एज पंचायत, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी डिवॉल्व करेगी और खुद टैक्सेस भी ले सकते हैं, ड्यूटीज फीस लगाने की भी इनको अथॉरिटी मिल सकती है, सेंटर के थ्रू भी पैसे आएंगे, ग्रांट्स आएंगे, ठीक है। फाइनेंस कमीशन भी यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनेगी सेम एज पंचायत, तो हम नहीं पढ़ाऊंगा मैं। कुछ एग्जाम्प्टेड एरियाज हैं, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज 5th शेड्यूल के अंदर या 6th शेड्यूल के अंदर जो आ रहे हैं, और जो प्रोविजंस है म्युनिसिपैलिटी की, वो दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की पावर्स को कटेल नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके बाद 2 टॉपिक्स हैं, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी जो है आर्टिकल 243Z(d) के अंडर है, और इसका ऑब्जेक्टिव है टू कंसोलिडेट डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटीज, यानी दोनों के जो प्लान्स बने हुए हैं पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज के, उसको एक कंसोलिडेट करके एक सिंगल डॉक्यूमेंट तैयार करना पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक पंचायत और एक एक म्युनिसिपैलिटी के प्लान्स को मिला जुला के पूरे डिस्ट्रिक्ट के जो प्लान्स हैं उसको एक सिंगल डॉक्यूमेंट में बनाना, ठीक है। और ये 5th और 6th शेड्यूल एरिया में नहीं बनाई जाती। स्टेट लेजिस्लेचर जो है इनकी कंपोजिशन और मैनर ऑफ फिलिंग ऑफ सीट्स के रिगार्डिंग प्रोविजंस बनाता है, और मिनिमम 4/5 ऑफ मेंबर्स ऑफ डीपीसी वो जो है दे शैल बी इलेक्टेड बाय एंड फ्रॉम द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड म्युनिसिपैलिटीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज होगी, इससे ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, मेट्रोपॉलिटन एरियाज होंगे जहाँ पे बहुत बड़ी पंचायत है, बहुत बड़ा साइज है। अब ये आर्टिकल 243ZE में आ रहा है। सिमिलरली जो जैसा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी का जो था वो विद रिस्पेक्ट टू मेट्रोपॉलिटन इनका काम है। डिफरेंस जो है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया वो है जहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है, ठीक है। एक ही म्युनिसिपैलिटी में या फिर पंचायत में अगर पॉपुलेशन 10 लाख से ज्यादा है तो उसको मेट्रोपॉलिटन एरिया कर सकते हैं। और minimum of 2/3 of members shall be elected by and from amongst the elected members of municipality and chairpersons of panchayat falling within its jurisdiction, ठीक है। वहां पे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में 4/5 था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज है दैट इज 12 शेड्यूल, 12th शेड्यूल जो मैंने बताया 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बनाया गया था, और इसमें 18 आइटम्स हैं, ठीक है। अब मैं नहीं डिलीनेट करूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। इसमें आइटम्स है अर्बन प्लानिंग के रिगार्डिंग, लैंड यूज एंड कंस्ट्रक्शन, वाटर यूज, रोड्स एंड ब्रिजेस, वाटर सप्लाई, ये सब चीजें हैं, ये आपको खुद पढ़नी चाहिए। अब टाइप्स ऑफ अर्बन गवर्नमेंट देख लेते हैं। मेजरली 8 टाइप का है। पहला बात तो जल्दी से पढ़ेंगे इसको। पहला बात तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस बड़ी सिटीज के लिए है, जस्ट लाइक दिल्ली, मुंबई, है ना, मेट्रोपॉलिटन जो सिटीज हैं, ओके। और ये इनका जो बेसिस है दैट दे आर फॉर्म्ड बाय एक्ट्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इन स्टेट्स और एंड पार्लियामेंट फॉर यूटीज। इसके अंदर 3 अथॉरिटीज हैं। पहला तो एक काउंसिल है, ठीक है। और काउंसिल बेसिकली जो डेलिब्रेशन और लेजिस्लेशन बनाने वाला का एक विंग है जिसको हेड करता है मेयर। सब इसके मेंबर्स जो डायरेक्टली इलेक्ट होते हैं और कुछ नॉमिनेट होते हैं। मेयर का जो टर्म होता है वो 1 साल का होता है, और ये मोस्टली एक ऑर्नामेंटल या फिर नॉमिनल फिगर है, जस्ट लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो मेजर पावर्स हैं दे आर एक्सरसाइज बाय कमिश्नर, जो इम्प्लीमेंट करता है वेरियस स्कीम्स जो बनाई जाती हैं काउंसिल और स्टैंडिंग कमेटी द्वारा। स्टैंडिंग कमेटी जो है वो बेसिकली काउंसिल की डे टू डे वर्किंग को या लेजिस्लेशन को फैसिलिटेट करता है, उसको हेल्प करता है बनाने में, ठीक है। अब दूसरा है म्युनिसिपैलिटी। म्युनिसिपैलिटी हो गया टाउन्स और स्मॉलर एरिया के लिए, और अगेन स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनते हैं। 3 अथॉरिटीज इसके अंदर भी। काउंसिल सेम काम है इसका, रूल्स और लेजिस्लेशन बनाना। इट इज हेडेड बाय चेयरमैन, और चेयरमैन के पास यहाँ पे काफी सारी पावर्स हैं। ही इज द एग्जीक्यूटिव हेड एज कंपेयर टू मेयर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के केस में जो रोल कमिश्नर का था सेम इज परफॉर्म बाय सीईओ, जो डे टू डे हैंडल करता है। वो स्टैंडिंग कमेटी सेम रोल, फैसिलिटेशन ऑफ वर्क ऑफ काउंसिल, ठीक है। अब नोटिफाइड एरियाज कमेटी जो है बेसिकली नोटिफाइड एरियाज वो हैं जो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, ये नोटिफाइड एरियाज हैं, और इनको रन करने के लिए देयर आर कमिटीज। कौन से एरियाज नोटिफाइड एरियाज होते हैं? जो बहुत ही तेजी से डेवलप कर रहे हो,
जहाँ पे एक टाउन उसको घोषित करने की, एक ऐसा टाउन जहाँ पे कंडीशंस नहीं एग्जिस्ट करी फॉर फॉर्मेशन ऑफ म्युनिसिपैलिटी। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन थोड़ी कम हो सकती है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ज्यादा हो सकती है, चाहिए, इनकम थोड़ी कम हो सकती है, बट बहुत तेजी से ये ग्रो कर रहा है और एक म्युनिसिपैलिटी की जरूरत है फॉर मैनेजमेंट एंड फॉर प्रोवाइडिंग सिविक एमिनिटीज। ये स्टेट म्युनिसिपल एक्ट के अंदर काम करता है और अदर कुछ और चीजें भी इसको की जाती हैं इंटरेस्ट करने के लिए। और एक इंटायरली नॉमिनेटेड बॉडी है, सारे इसके मेंबर्स जो हैं दे आर नॉमिनेटेड, दे आर नॉट इलेक्टेड। नेक्स्ट इज टाउन एरिया कमेटी, छोटे छोटे टाउन्स के लिए, ठीक है। सेमी म्युनिसिपल अथॉरिटी होती है, सेपरेट एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर से ये बनती हैं। दे कैन बी होली और पार्टली इलेक्टेड और नॉमिनेटेड। नेक्स्ट इज कैंटोनमेंट बोर्ड। कैंटोनमेंट बोर्ड मैंने वही बताया कि जो मिलिट्री म्युनिसिपल जो कैंटोनमेंट एरिया यानी कि जो मिलिट्री एरिया है वहां के अंदर सिविल पॉपुलेशन रहती है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, सिविक कम्युनिटीज प्रोवाइड करने के लिए कैंटोनमेंट बोर्ड बनाए जाते हैं। दे आर फॉर्म्ड अंडर द Cantonment Board Act of 2006 and they are directly under the concern of Ministry of Defense. ये पार्टली इलेक्टेड है और पार्टली नॉमिनेटेड बॉडीज हैं। जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो 5 साल के लिए काम करते हैं और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं वो एक्स ऑफिशियल मेंबर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मिलिट्री ऑफिसर्स हो सकते हैं या सिविल ऑफिसर्स हो सकते हैं और वो तब तक मेंबर्स रहते हैं जब तक वो ऑफिस में रहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। टाउनशिप, टाउनशिप वो है, सपोज आप किसी एक एरिया में इंडस्ट्री नहीं खोल रहे हैं तो उस वहां पे जो इंडस्ट्री में काम करने वाले जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज अगर आप खोल रहे हैं, वहां में जो काम करने वाले वर्कर्स होंगे उनके रहने के लिए दे नीड बेसिक सिविक अमेनिटीज। उसको एडमिनिस्टर करने के लिए वी फाउंड टाउनशिप्स। और ये हेड कौन करता है, इनको एडमिनिस्टर कौन करता है, एक टाउन एडमिनिस्ट्रेटर होता है और इसमें सभी मेंबर्स जो हैं वो एम्प्लॉय किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, देयर आर नो इलेक्टेड मेंबर्स। So port trust, as name suggests, for port cities, for example मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम। और इनका काम क्या है, पहली बात तो मैनेज करना और प्रोटेक्ट करना पोर्ट्स को, ठीक है। और पोर्ट्स में सिविक कम्युनिटीज लाइक ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन पर्पसेस, ड्रेनेज, ये सब प्रोवाइड करना, क्वाइट सिंपल। और इसके मेंबर्स जो हैं दे आर बोथ इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड। ओके, सो अब एक लास्ट जो टाइप ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बनती है, म्युनिसिपैलिटीज बनती हैं, दे आर स्पेशल पर्पस एजेंसीज। एज नेम सजेस्ट कि इनका जो बेसिकली कोई टेन्योर या फिक्स्ड डोमेन नहीं होता कि इस एरिया के लिए ये होंगी, बट ये स्पेशल काम के लिए बनाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हाउसिंग बोर्ड्स हो गए जिनका काम ये देखना है कि हाउसिंग जो मार्केट है, रियल एस्टेट जो बन रहा है वो प्रॉपर रूल्स फॉलो करें। वाटर सप्लाई और सीवेज बोर्ड्स हो गए जिनका काम है कि वाटर सप्लाई एकदम सही से चलनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बोर्ड्स हो गए जिनका काम है इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूमर्स को पहुंच रही है दैट शुड बी फ्री ऑफ एनी हैसल और पावर कट ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये स्टैट्यूटरी बॉडीज की तरह बनाया जाता है इनको बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और एज डिपार्टमेंटल बॉडीज बाय एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन, ठीक है। इनको 2-3 बार पढ़ लीजिए, थोड़ा समझ लीजिए क्या है। स्पेसिफिक क्वेश्चन बहुत कम आने के चांसेस हैं यहाँ से। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि सपोज कौन सी जो टाउन जो म्युनिसिपैलिटी है किस टाइप की, वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ रही है, महुआ कौन से म्युनिसिपैलिटीज को डील करता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स कहाँ पे पावर है उनकी। सो आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। सो विद दिस वी कम टू एंड ऑफ दिस लेक्चर. Next lecture we'll be dealing with interstate relations and emergency provisions, or in next couple of lectures the polity portion would be more or less covered. So with that in mind, अगर आपको कोई भी doubts हैं, कोई भी queries हैं, please do comment and like, share and subscribe to our channel. Thank you very much.